स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी हमारे देश का एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर राज्य के अंदर जो एमएलए हैं, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि अगर उन्होंने कोई ब्राइब लिया है, घूस लिया है, पैसा लिया है और उसके बदले में यहां पर दूसरे पार्टी को वोट दे दिया है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हाँ ये बिल्कुल गलत है। लेकिन आपको क्या पता है, सुप्रीम कोर्ट का 26 साल पुराना एक मामला है, एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए इस मामले में जो एमपीज हैं और जो एमएलएज हैं उनको इम्यूनिटी प्राप्त है, मतलब उनको कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन यह मामला फाइनली वापस से सामने आया और ये काफी लंबे समय से चल रहा है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट ने ये 26 साल पुराना जो पूरा मामला है उसको पलट दिया है। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ। ये आप देख सकते हो केस, एमपीज एमएलएस कैन नॉट क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन सेज सुप्रीम कोर्ट एज इट ओवर रूल्स 1998 नरसिम्हा राव जजमेंट। तो ये जजमेंट था क्या, काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज से ही हमारा 4 मार्च से जो पूरा फाउंडेशन बैच है यूपीएससी का स्टार्ट हो रहा है। ये एक ऐसा बैच है जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, कंप्लीट प्रिपरेशन। इनफैक्ट इसके अंदर आपको जो पर्सनल मेंटर है वो भी अलॉट किए जाते हैं। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसको फॉर्म किया था ताकि ये जो पूरा मामला है उसकी सुनवाई हो सके और उसको जजमेंट दिया जा सके। क्योंकि इसके पहले वाला जो केस था 1998 वाला, उसमें 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। तो जाहिर सी बात है अगर उस फैसले को पलटना है तो इससे हायर बेंच होना चाहिए। तो आप देख सकते हो आज ही यहां पर बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हमारे देश के जो एमपीज और एमएलएज हैं जिनको इम्यूनिटी प्राप्त है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1052 और 194(2), इसके तहत उनको इम्यूनिटी प्राप्त है। और ये है क्या, देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। अगर आप देखोगे हमारे संविधान का आर्टिकल 194(2), उसके अंदर यह कहा गया, आप ध्यान से देखिएगा, नो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, मतलब हमारे राज्यों के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उसके जो मेंबर हैं, मतलब उसके जो एमएलएज हैं, दे शैल बी लायबल टू, दे शैल मतलब कि दे आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम। जैसे कि मैं आपको बस एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। मैं यहां पर किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मान लीजिए अगर कोई पार्टी है ए और यहां पर पार्टी है बी, और मान लो एक एमएलए है पार्टी ए का, एक एमएलए है पार्टी ए का। अब मान लो पार्टी ए ने कहा कि ये एक बिल आ रहा है स्टेट असेंबली में और आपको इसके फॉर में वोट देना है, आपको यस में वोट देना है, ठीक है। लेकिन इस एमएलए ने क्या किया, यहां पर पार्टी बी से कुछ पैसा ले लिया, ब्राइब ले लिया, और उसने पार्टी बी के फैसले के साथ गया, ना कि अपने पार्टी के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है ये घूस हुआ, ये ब्राइब हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है, हमारे संविधान का 194(2) ये कहता है कि अगर हमारे देश में जो एमएलएज हैं जितने भी राज्यों में, अगर वो असेंबली के अंदर किसी भी प्रकार का वोट देते हैं या फिर कुछ भी बोलते हैं, दे आर नॉट लायबल टू प्रोसिक्यूटेड इन एनी कोर्ट, उनके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग हमारे देश के कोर्ट में नहीं चलाया जा सकता। तो एक तरह से उनको इम्यूनिटी प्राप्त थी। लेकिन आपको समझना है कि ये इम्यूनिटी उनको किसी और वजह से दिया गया था। जब हमारा संविधान बना था तो ये इम्यूनिटी उनको दिया गया था ताकि वो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के जो है वो मतलब वो लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में अपने बातों को रख सकें, ना कि ये कि वो घूस ले लें और यहां पर दूसरे पार्टी के पक्ष में वोट दे दें और उनके ऊपर कोई भी केस भी ना चले, ठीक है। हाँ, अगर उनको दूसरे पार्टी को वोट देना है वो दे सकते हैं, वो उनका हक है, लेकिन वो पैसे लेकर नहीं दे सकते। आपको समझना है ये डिफरेंस, ठीक है। तो ये तो मैंने 194(2) ये राज्यों के लिए बताया। सेम उसी प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर भी, राज्यसभा और लोकसभा में भी अगर आप देखोगे तो यहां पर उसी प्रकार का प्रोटेक्शन उनको मिला हुआ है एज पर आर्टिकल 1052। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या हुआ था, इसका जो फैसला है एक 1998 के जजमेंट में सुनाया गया था 5 जजों के द्वारा। पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट, यहां पर एक मामला चला था
जिसमें कोर्ट ने ये कहा था, रूलिंग दी थी, जजमेंट सुनाया था 1998 के केस में, और कहा था कि ये जो संविधान का आर्टिकल है वो ठीक है, और एक तरह से उन्होंने उसको लिटरली ले लिया था। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था 1998 में कि हमारे संविधान में कहा गया है कि उनके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती, इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि हाँ, चाहे वो कोई ब्राइबरी ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, घूस ले रहे हैं, उनके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, वो इम्यूनिटी है, उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। लेकिन अब यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उन्होंने इस डिसीजन को पलट दिया। उन्होंने कहा है कि नहीं, यहां पर जो भी एमपीज और एमएलएज हैं वो ब्राइब नहीं ले सकते। अगर वो ब्राइब लेकर कोई वोट देते हैं, कोई स्पीच देते हैं पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उनके ऊपर प्रोसीडिंग्स चलेगा कोर्ट के अंदर। वो ये नहीं कह सकते कि संविधान हमें प्रोटेक्शन देता है, वो गलत है। और ये यूनानिमस डिसीजन है। ध्यान रखिएगा, जो नरसिम्हा राव वाला जी का केस था, वो अगर आप देखोगे तो 3:2 का स्प्लिट था। मतलब 3 ने कहा कि हाँ उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, 2 ने कहा कि नहीं, प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है। लेकिन क्योंकि यहां पर ज्यादा था 3 का वोट, इसलिए ये चलता आ रहा था। लेकिन अब यहां पर 7 जजों ने कहा है कि नहीं, ये गलत है। ठीक है, अब मैं आता हूं, क्वेश्चन ये है कि आखिरकार जब नरसिम्हा राव जी वाला जजमेंट था 1998 का, ये आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट में वापस पहुंचा कैसे, ये भी थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए, ये मामला है 2012 का। एक्चुअली राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा था और झारखंड से ये रिलेटेड है। मैं आपको बताता हूं, आपको पता ही होगा राज्यसभा में जो भी चुनकर जाते हैं वो कौन चुनता है। आपको पता ही है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, राज्यों के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उसमें जो एमएलएज हैं वो वोट देते हैं। जैसे भी आपने देखा होगा ना, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश में अभी राज्यसभा के इलेक्शन हुए थे, राइट। तो वहां पर वोटिंग हुई थी अलग अलग राज्यों में, और वो लोग कैंडिडेट को जो है चुनकर भेजते हैं राज्यसभा के अंदर। तो 2000 में क्या हुआ था कि झारखंड के असेंबली को भी वोटिंग देनी थी। तो उस समय क्या है, वहां पर एक पार्टी है, रीजनल पार्टी है झारखंड की, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम। तो उनकी एक एमएलए है सीता सोरेन। उनके ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने ब्राइब लिया है, घूस लिया है, और वो ब्राइब के चलते उन्होंने दूसरे कैंडिडेट को वोट दिया है। और यह मामला एक्चुअली 2014 में फिर उठा। सीबीआई ने यहां पर केस दर्ज किया। सीबीआई ने यहां पर केस दर्ज किया झारखंड हाईकोर्ट के अंदर और कहा कि यह गलत हो रहा है। और एक्चुअली जो सीता सोरेन है, वो उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में कहा कि देखिए, इस पूरे मामले को क्वैश कर देना चाहिए, और उन्होंने हवाला दिया था इसका पीवी नरसिम्हा राव वाला केस का। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, सीबीआई इसको लेकर जांच करेगी और ये आपके ऊपर केस चलेगा। और इसी की वजह से सीता सोरेन जो है वो चली गई सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और उसी की वजह से आज फाइनली जाकर, मतलब लंबे समय के बाद, आप कह सकते हैं 9-10 साल के बाद जो है ये पूरा जजमेंट आया है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में मामला कब पहुंचता है, 2019 में। एक्चुअली क्या है कि उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे 2019 में, अगर आपको याद हो, रंजन गोगोई। तो रंजन गोगोई और साथ ही साथ जस्टिसेज अब्दुल नजीर एंड संजीव खन्ना, तीनों ने मिलकर यह कहा कि देखिए, पीवी नरसिम्हा राव वाला जो केस था वो एक्चुअली 5 जजों की बेंच का था। तो इसी की वजह से हम चाहते हैं कि इसको लार्जर बेंच के पास ये पूरा मामला भेजा जाए। और फाइनली पिछले साल जाकर सितंबर 2023 में 5 जजों की बेंच ने, जिसमें सीजेआई चंद्रचूड़ थे, उन्होंने कहा कि हम इस मामले को 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजेंगे। ठीक है, और इसीलिए 7 जजों का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 7 जजों का बेंच जब बनाया गया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मेनली हम 3 इश्यूज को देखेंगे। वो 3 इश्यूज कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला यह है कि क्या एक्चुअल में जो हमारे संविधान का आर्टिकल 194(2) और 105(2) है, क्या ये हमारे लेजिस्लेटर्स को अलाउ करता है कि वो ब्राइब लेकर भी वोट दे सकते हैं। मतलब क्या उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि जैसे मान लो अगर कोई दूसरा अधिकारी वगैरह कहीं कोई ब्राइब लेता है तो वो तो पनिशेबल ऑफेंस है ना, वो तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो क्या यहां पर प्रोटेक्शन हम दे सकते हैं लेजिस्लेटर्स को? एक तो ये पहला इशू था। फिर दूसरा यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं, पीवी नरसिम्हा राव वाला जी जो केस था, उसमें मैंने आपको बोला था ना, 3 ने यहां पर फॉर में किया था और 2 ने इसके अगेंस्ट में भी फैसला सुनाया था। यह स्प्लिट वर्डिक्ट था। तो यहां पर जो डिसेंट नोट था 2 में से, एक था एससी अग्रवाल का। और देखिए उन्होंने क्या कहा था। उनका कहना था कि अगर कोई भी लेजिस्लेटर अगर वोट देता है और साथ ही साथ ब्राइब लेता है, घूस लेता है, तो एक तरह से उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको लेकर भी देखेंगे। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के सामने। अगर मान लो मैं कहता हूं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना, पार्टी ए और पार्टी बी, मान लो पार्टी ए है और पार्टी बी है यहां पर, ठीक है। अब पार्टी ए के जो एमएलए हैं
उन्होंने यहां पर मान लो घूस ले लिया, ब्राइब ले लिया पार्टी बी से, ठीक है, और यहां पर जो वोटिंग है वो एक्चुअली उसके अकॉर्डिंग नहीं की, मतलब एमएलए जो है पार्टी ए के, उन्होंने घूस तो लिया था कि हम इस कैंडिडेट को वोट देंगे, लेकिन उस कैंडिडेट को वोट ना देकर अपने ही कैंडिडेट को वोट दे दिया, ठीक है। तो क्या उसको एक्चुअली इसके अंदर काउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? मतलब सिर्फ पैसे ले लेना ही, क्या वही यहां पर एक तरह से ब्राइबरी होती है, या फिर पैसे लेने के बाद उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना, वो पूरा मिलाकर ये पूरा ब्राइबरी हम कहेंगे? ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सुनना था। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई हुई, कुछ लोगों ने इसके फेवर में आर्ग्यू किया कि जो इम्यूनिटी है, प्रोटेक्शन है, वो लेजिस्लेटर्स को मिलना चाहिए, चाहे वो ब्राइब ही क्यों ना ले। कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट में भी आर्गूमेंट दिया। सबसे पहले अगर हम फेवर में बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, जो मामला था झारखंड के अंदर जो एमएलए थी सीता सोरेन, उनके जो एडवोकेट हैं राजू रामचंद्रन, ठीक है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा साफ साफ कि देखिए ये जो प्रोटेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ने देश को नहीं दिया है, ये बेसिकली प्रोटेक्शन संविधान ने दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। फिर साथ ही साथ उनका ये कहना था कि किसी एमएलए को हटाया जाए ना हटाया जाए, ये अधिकार बेसिकली जो स्पीकर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर दखल नहीं देना चाहिए, ऐसा उनकी तरफ से आर्गुमेंट था। मतलब वो साफ साफ कह रहे थे कि भले ही कोई एमएलए एमपी अगर ब्राइबरी ले, घूस ले और उसके अकॉर्डिंग वोट दे, तो यहां पर उसके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता, उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ऐसा वो ये कह रहे थे। साथ ही साथ अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखोगे तो अटॉर्नी जनरल करते हैं, तो जो अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमनी, तो उनकी तरफ से देखिए ये बोला गया कि हाँ, पीवी नरसिम्हा राव वाला जो जजमेंट था वो गलत था, मतलब हम उसके अगेंस्ट में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और चीज कही, ये कहा कि जो सीता सोरेन वाला केस है वो एक्चुअली जो पीवी नरसिम्हा राव वाला केस है उससे अलग है, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव वाला जो केस था वो किसी कानून के ऊपर वोटिंग देने को लेकर जजमेंट सुनाया गया था, लेकिन सीता सोरेन वाला जो केस है वो एक्चुअली राज्यसभा का जो चुनाव होना था उसमें जो वोटिंग देनी थी उसको लेकर ये पूरा मामला है। तो दोनों में काफी डिफरेंस है, हमें उन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। खैर, लेकिन यहां पर एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये आर्गुमेंट दिया था कि हाँ, पीवी नरसिम्हा राव वाला जो मामला था उसमें जो जजमेंट सुनाया गया था हम भी उसके अगेंस्ट में है, ठीक है, एक तरह से ये बोला गया। अब जहां तक जो लोग हैं, बाकी के जो लोग हैं वो इसके अगेंस्ट में थे, मतलब पीवी नरसिम्हा राव वाला जो केस था उसके अगेंस्ट में थे। उन्होंने कहा कि किसी को भी ब्राइब के लिए प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। यहां पर जो सीनियर एडवोकेट है पीएस पटवालिया, उन्होंने ये कहा कि देखिए जैसे ही पैसा एक्सचेंज होता है, चाहे वो, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि यहां पर 3 इश्यूज को देखना था, उसमें से तीसरा वाला जो इश्यू था वो क्या था कि किसी को अगर पैसा मिल गया और उस पैसे के अकॉर्डिंग अगर वो काम नहीं कर रहा है तो क्या वो भी इसके तहत आएगा, ब्राइबरी के तहत आएगा। तो यहां पर कहा कि हाँ, ये होना चाहिए कि अगर किसी ने भी थोड़ा सा भी पैसा ले लिया, घूस ले लिया किसी से, भले ही वो घूस लेने के बाद काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो एक अलग मामला है, लेकिन उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। ये देख सकते हो आप, अ लेजिस्लेटर has committed an offense the moment they accepted the bribe and should be held accountable, ठीक है, ऐसा यहां पर उनकी तरफ से बोला गया। अब फाइनली यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखो मैं जो आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वो मैं आपको साफ साफ बता देता हूं। चंद्रचूड़ जी ने अपने जजमेंट में कहा, एक तो ये यूनानिमस जजमेंट है, 7 जजों ने एक ही मत में फैसला किया है कि प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। मतलब कोई भी अगर एमएलए एमपी पैसा लेता है और यहां पर वोटिंग करता है उस हिसाब से, या फिर सिर्फ पैसा भी लेता है, तो उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, उसके ऊपर केस चलेगा। तो एक तरह से जो नरसिम्हा राव वाला जो केस था 1998 का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया है। 26 साल पुराना जो केस था उसको एक तरह से पलट दिया है। दस एज पर द जजमेंट एन एमपी एमएलए कैन नॉट क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन ऑन चार्ज ऑफ ब्राइबरी। और इसके साथ साथ देखिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ और भी स्टेटमेंट दिए गए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। करप्शन और ब्राइबरी बाय अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर इरोड्स प्रोबिटी, मतलब पब्लिक लाइफ में जो हम मोरालिटी की बात करते हैं वो एक तरह से खत्म हो जाएगी अगर इसी तरह से करप्शन और ब्राइबरी चलता रहा। एक्सेप्टिंग ब्राइब्स इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट्स द ऑफेंस, मतलब किसी ने अगर पैसा लिया भी तो वो भी अपने आप में ऑफेंस हो जाता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि देखिए पार्लियामेंट में जो आपको प्रिविलेज मिली गई है वो ये इसलिए नहीं मिली गई है कि आप
आप घूस ले लो, ब्राइब ले लो और आप इस तरह से काम करो और आपको कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा अलाउ करते हैं तो एक तरह से हम एक अलग क्लास क्रिएट कर देंगे। मतलब ये तो पब्लिक के साथ भेदभाव हुआ एक तरह से, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इसके अलावा यहां पर 7 जजों की बेंच ने एक और चीज को एम्फसाइज किया कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हैं दे आर एसेंशियली रिलेटेड टू द हाउस कलेक्टिवली। मतलब हाउस अच्छे से चलता रहे, पार्लियामेंट अच्छे से चलता रहे, उसको चलाने के लिए एक तरह से उनको प्रिविलेज मिला गया है। ठीक है, ये यहां पर बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि पिछले 2-3 घंटे से लगातार ये काफी न्यूज चल रही थी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम पार्लियामेंट की बात करें, क्या आप बता सकते हो जो पार्लियामेंट में कई सारे स्टैंडिंग कमिटीज होते हैं, इन चारों में से कौन सी स्टैंडिंग कमिटी नहीं है पार्लियामेंट की? आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।